गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि एफआईआर पर जो खात्मा खारिजी लगाई जाती है उसमें और जो बहु अभियुक्त हैं, मतलब एक एक एफआईआर में 3 या 4 अभियुक्त हैं, उसमें से किसी का नाम कम कर दिया जाए और कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए, फाइनल चालान पेश किया जाए, तो इन दोनों में अंतर क्या है? मतलब खात्मा खारिजी रिपोर्ट और अभियुक्त का एफआईआर में से नाम कम करना, इन दोनों में अंतर क्या है? एक बार यदि अभियुक्त का नाम एफआईआर में से कम कर दिया जाए तो क्या उसको दोबारा बढ़ाया जा सकता है कोर्ट में? इन दोनों के महत्वपूर्ण अंतर को, इन दोनों की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को हमें समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमें कंफ्यूजन यही हो जाता है कि दोनों एक ही प्रोसेस हैं, जबकि दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। मैं सबसे पहले आपको खात्मा खारिजी की प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद एफआईआर में से नाम कम करने की प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी दूंगा। खात्मा खारिजी के बारे में मैंने पिछले भी तकरीबन 15-20 वीडियो बनाए, उसमें भी ये जानकारी दी है, लेकिन आज यही जानकारी मैं इससे तुलना करते हुए, इसमें डिफरेंस बताते हुए आपको दे रहा हूँ। जब भी पुलिस अधिकारी के द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा, और एफआईआर में जांच प्रारंभ की जाती है और जांच में उसको पाया जाता है कि कोई संज्ञेय प्रकृति का अपराध नहीं पाया जाता, तो एफआईआर पर खात्मा खारिजी रिपोर्ट लगा देता है और पुलिस रेगुलेशन एक्ट की धारा 270 के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय को उसकी अनुमति के लिए भेजता है। जब पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उस पर अनुमति दे दी जाती है, उसके बाद एक सूचना फरियादी को दी जाती है कि आपकी एफआईआर पर खात्मा खारिजी कर दी गई है इस दिनांक को, और एक प्रति का नोटिस उसको दे दिया जाता है। उसके बाद फिर ये संपूर्ण रिपोर्ट कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश की जाती है। यहाँ पर सारी शक्तियां जज साहब के पास रहती हैं कि वो चाहें तो इसको, पुलिस की इस रिपोर्ट को स्वीकार करें या निरस्त करके दोबारा इन्वेस्टिगेशन चालू करा दें। इसमें जब कोर्ट में खात्मा खारिजी रिपोर्ट, इसको फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं, पेश जब की जाती है, तब न्यायालय के द्वारा उस फरियादी को जिसने एफआईआर लिखा है ये नोटिस जारी किया जाता है, उसके बयान लिए जाते हैं। यदि वो संतुष्ट है खात्मा खारिजी से, तो न्यायालय के द्वारा उसमें खात्मा खारिजी लगा दी जाती है। लेकिन यदि वो असंतोष जाहिर करता है कि पुलिस के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा गलत तरीके से खात्मा खारिजी लगाई गई है, अभियुक्त गण को लाभ पहुंचाने के लिए खात्मा खारिजी लगाई गई है, और कोई फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला है, जैसे कि सारे जो है कि बैंक ट्रांजेक्शन अभियुक्त गण के खाते में गए, उनको नजरअंदाज किया गया है, अभियुक्त गण ने जो बड़ा अमाउंट है, जो 27 लाख का, वो करंट फर्जी अकाउंट करंट अकाउंट में लेकर वहां से दूसरे खाते टूर और ट्रेवल्स में भेजकर गबन कर लिया, यहाँ से जांच चालू करनी चाहिए थी, यहीं से जांच खत्म कर दी गई, आदि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जांच में नहीं लिए गए, जो जो तथ्य आपको वहां बताना होंगे, साथ ही आप यहाँ पर बयान देने के साथ ही आप एक विरोध याचिका भी आप दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन, जिसमें आप आपकी सारी बातें लिखित रूप में रखें, संबंधित डॉक्यूमेंट्स आप उसमें सूची अनुसार दस्तावेज बनाकर पेश करें। 63(4) का सर्टिफिकेट जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का, वो भी पेश करें, हैश वैल्यू निकालकर भी पेश करें, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल पेश करें, बयान में उन्हें एग्जिबिट भी आप कराएं, और इस प्रकार से आप मुकम्मल बयान दें। और इसमें जब आपके बयान हो जाते हैं तो उसके बाद आईओ के बयान लिए जाते हैं, तो आईओ के बयान के संबंध में आपको सूचना नहीं दी जाएगी फरियादी को, न्यायालय खुद ही लेकर उनके बयान नोट कर लेता है, लेकिन आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं। उसकी सर्टिफाइड कॉपी का आवेदन लगाकर आप पढ़ लें, उसमें यदि आपको लगता है तो आप धारा 348 का भी आवेदन लगा सकते हैं। जो पहले धारा 311 थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, उसे बदलकर अब 348 कर दिया गया है बीएनएसएस 2023 में, कि साक्षी को गवाह हेतु बुलाना। आप उसमें आवेदन लगा दें, क्योंकि ये 3 स्टेजों पर पेश किया जा सकता है: जांच, अदर प्रोसीडिंग और इंक्वायरी। मतलब ये तीनों कंडीशंस हैं, जैसे कि ट्रायल है, इंक्वायरी है और अदर प्रोसीडिंग है। ट्रायल है और इंक्वायरी है और अदर प्रोसीडिंग की स्टेज पे कार्रवाई चल रही है, तो इन 3 स्टेजों पर इस आवेदन को पेश किया जा सकता है। आप आवेदन पेश कर दें, यह माननीय न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके आवेदन को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। यदि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो आपके जो जो आधार हैं उससे आप पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके जाए और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आप प्रति परीक्षण भी करा सकते हैं। उसके बाद फिर माननीय न्यायालय के द्वारा यदि आपके विरोध करने के बाद भी पुलिस की खात्मा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है, तब यदि आपके द्वारा उसकी वरिष्ठ न्यायालय में अपील या निगरानी कर दी जाती है, अपील कर दी जाती है, तो वो अंतिम नहीं माना जाएगा, वहां से उसको पलटा भी जा सकता है। और यदि आपने उसमें
कोई भी अग्रिम कार्रवाई नहीं की, ना कोई अपील की उसमें आपने, ना आपने रिवीजन पेश की, तब ऐसी स्थिति में उसको अंतिम मान लिया जाएगा और वो फाइनल रूप से एफआईआर आपकी खत्म मान ली जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको शांत नहीं बैठना है। आपको यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा आदेश किया गया है तो आप एडीजे कोर्ट में निगरानी कर सकते हैं। सीजीएम साहब के यहाँ अगर खात्मा खारिजी रिपोर्ट पेश की गई है तो आप डीजे कोर्ट में आप कर सकते हैं और वहां से आप फिर हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। आपके पास कानून के रास्ते उपलब्ध हैं, तो आप यदि उससे असंतुष्ट हैं तो आप आगामी कार्रवाई जरूर करें, वरना वो अंतिम मान ली जाएगी। तो ये तो हो गई सर खात्मा खारिजी रिपोर्ट की प्रोसेस। दूसरी होती है एफआईआर में से नाम कम करना। जैसे कि 3 अभियुक्त हैं, उसमें से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया कि कोई संज्ञेय अपराध बनना नहीं पाया जाता और ये एक अभियुक्त का नाम उसमें से हटा दिया। ये डायरेक्ट एफआईआर में से कलम से नहीं काटा जा सकता, लेकिन वो फाइनल रिपोर्ट जो होती है उसमें इसको लिखा जाता है। जो कॉलम नंबर 12 होता है चालान का 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो चालान पेश किया जाता है, उस चालान में एक फाइनल रिपोर्ट होती है, उसमें होता है कॉलम नंबर 12, उसमें वो कारण लिखना होता है और उन अभियुक्त के नाम लिखना होते हैं जिन्हें छोड़ा गया है। और उनको छोड़ने के बाद जो मुख्य मुलजिम है उन्हीं के साथ कोर्ट में चालान पेश किया जाता है। और उसके बाद यदि वो जमानती अपराध है तो वो वकील साहब से मिलकर उनकी जमानत को करवाते हैं, चालान की कॉपी प्राप्त होती है और ट्रायल वहां से चालू हो जाता है। फिर ट्रायल चालू होने के बाद फिर जो है कि जिसको कहते हैं फैक्ट ऑफ इशू, वाद विषय चार्ज लगाया जाता है। उसके बाद नोटिस जारी होते हैं, एविडेंस प्रारंभ होता है, फिर अंतिम तर्क होता है और फैसला होता है। तो ये हो गई प्रोसेस उसमें। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या बिना न्यायालय की अनुमति के भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 3-4 लोगों में से 1-2 लोगों के नाम कम कर सकता है? तो जी हाँ, कर सकते हैं। इसमें उन्हें न्यायालय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 176 की उपधारा ख में प्रावधान दिए गए हैं कि यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रतीत होता है कि कोई संज्ञेय अपराध बनना नहीं पाया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन को वहीं रोक देते हैं। और उसके बाद धारा 270 जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत उनके वरिष्ठ अधिकारी एसपी साहब से अनुमति मांगी जाती है, अनुमति दे देते हैं। तो उसके बाद फिर फाइनल जब रिपोर्ट पेश की जाती है तो वही मुलजिम जिनको छोड़ा गया उनको छोड़कर बाकी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जाता है। तो ये प्रोसेस है सर दोनों में, जमीन और मतलब काफी अंतर है दोनों में। दोनों की प्रोसेस ही अलग अलग है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको बता दूं जो मैंने देखा है। मेरे समक्ष भी इस प्रकार का एक प्रकरण आया था। 6 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त के नाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा एफआईआर लिखने के बाद कम कर दिए गए। बेसिक आधार उन्होंने बनाया सीसीटीवी कैमरा, कि सीसीटीवी कैमरा में 3 अभियुक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, और कुछ एफिडेविट्स लिए नोटरी वकील से तस्दीक करवाकर कि ये इसमें अपराध में लोग शामिल नहीं, उसी को बेसिक आधार मानकर जो है कि वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेकर 3 नाम कम कर दिए गए। जबकि फरियादी का एक कहना है कि ये लोग मुख्य घटना में शामिल हैं, इनका नाम गलत कम किया गया है। तब ऐसी दशा में हमारी तरफ से 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पृथक से आवेदन पेश किया गया। मैं शपथ पत्र के पहले थाना प्रभारी को आवेदन दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने गलत इसमें से नाम कम किया, आप जांच करके उनके बढ़ाएं। फिर एसपी साहब को दिया। उसके बाद वही प्रोसेस जो होती है 173(4) के तहत एसपी साहब को आवेदन देना जरूरी होता है। उन सब के आवेदन की प्राप्ति, अभिस्वीकृति रसीद, पोस्ट ऑफिस की रसीद और आवेदन, थाने के आवेदन, एसपी ऑफिस के आवेदन सब लगाकर 173 के उपधारा 5 के तहत आवेदन जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश किया। ये पहले 156(3) थी सर, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। ये इसलिए पेश किया जाता है कि माननीय न्यायालय थाना प्रभारी को आदेशित करें कि एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करें। यहाँ पर हमारे द्वारा भी यही निवेदन किया गया कि थाना प्रभारी महोदय को आदेशित करें कि जो 3 लोगों के नाम हटाए गए ये भी घटना में शामिल हैं, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन दोबारा प्रारंभ किया जाए और उनके एफआईआर में दर्ज किया जाए। हालांकि इसमें 198 की उपधारा 9 भी आती है सर, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जिसे हम कहते हैं। न्यायालय को अधिकार है कि ट्रायल होने के बाद भी वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकते हैं। 358 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एक उपाय आपके सामने ये भी रहता है कि जब बयान चालू हो जाते हैं तो उस बयान के दौरान आप उस अभियुक्त का नाम आप ले सकते हैं कि इसने घटना कारित की और उसके ठोस सबूत आप पेश कर सकते हैं। तो इस स्टेज पर भी न्यायालय के द्वारा उस अभियुक्त को सूचना जारी कर दी जाती है और घटना में शामिल मान के उसको भी अपराध में शामिल माना जाता है, यदि आपके पास ठोस सबूत है, स्ट्रांग सबूत हैं। तब ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ नाम ले दिया और आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जब चार्ज लगता है, चार्ज पे भी बहस की जाती है, उन्मोचित करने के लिए भी या जोड़ने के लिए भी आप निवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3-4 स्टेजें होती हैं और 193 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में
जब पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो कंप्लीट हो जाता है, तब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाता है। उसमें 7-8 कॉलम दिए हुए हैं सर 193 में। उन 8 वही कॉलम उसमें भी दर्ज होते हैं, और कॉलम नंबर 12 की मैंने आपको जानकारी दे दी है, जिसमें खास तौर से ये व्यवस्था दी गई है कि जिन संदिग्धों को या जिन लोगों को छोड़ा गया उनका नाम और कारण आपको वहां पर लिखना होगा। फाइनल रिपोर्ट में इस बात का पूरा उल्लेख होता है। यहाँ से अब आपको ये दोनों में सर अंतर तो समझ में आ चुका है कि एफआईआर पर खात्मा खारिज की प्रोसेस अलग होती है, और जो है कि एफआईआर में से यदि अभियुक्त का नाम कम कर दिया गया तो उसकी प्रोसेस अलग होती है। यहाँ पर आपको नोटिस आता है, यहाँ पर नोटिस आपको नहीं आता है सर। नाम कम करने की सूचना भी आपको नहीं दी जाती है। जनरली जब आप चालान की कॉपी पेश प्राप्त करते हैं तब आपको प्राप्त होती है, तब आप वहां पर आपत्ति अपनी पेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, और इन दोनों में अंतर हमें समझना बेहद जरूरी है, ताकि हम इसमें सही कानूनी कार्रवाई के लिए कदम उठा सकें। यदि हमको अंतर नहीं मालूम होगा तो हम सही कानूनी कार्रवाई के लिए कदम नहीं उठा सकेंगे। एक भगवान सिंह विरुद्ध कमिश्नर का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट भी है सर, उसमें भी ये विशेष प्रावधान दिए गए हैं कि यदि खात्मा खारिजी लगाई जाती है तो फरियादी का बयान लेना आवश्यक है। नोटिस उसको दिया जाएगा, उसको सुना जाएगा, उसके बयान लिए बगैर खात्मा खारिजी न्यायालय के द्वारा नहीं लगाई जाएगी। तो ये जो प्रावधान है सर, ये सारे प्रावधान मैंने जो आपको जानकारी दी है डिजिटल ई बुक के अंदर मैंने नोट करके भी रखे हुए हैं। वैसे तो मैंने लगभग आपको सभी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिजिटल ई बुक से भी परिचित करा देता हूँ। डिजिटल ई बुक की लिंक मेरे द्वारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसे खरीद भी सकते हैं। अभी मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा कमेंट्स करके दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के नोटिस के बारे में जानकारी मांगी जा रही है, किरायानामा के बारे में जानकारी मांगी जा रही है, और तलाक के संबंध में जानकारी मांगी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं सर कि अभी मैं एफआईआर से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, और मैंने बीच में मोटर यान अधिनियम के वीडियो को अभी ड्रॉप किया हुआ है, और ये बीच में कुछ नए मामलात मेरे सामने आए थे, तो इसलिए मैंने इसको बनाना चालू कर दिया। मैं मोटरयान अधिनियम को फिर दोबारा चालू करूंगा, उस पर जो आगे वीडियो मुझे बनाना है, और उसके बाद ही आपके जो टॉपिक है इन सब टॉपिकों को भी मैं धीरे धीरे सर शामिल कर लूंगा। इसके बाद मेरे को अभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो प्रकरण में लिखित अधिनियम 1881, उससे भी रिलेटेड काफी वीडियोस मैंने अभी तैयारी की हुई है, उसको भी मैं आने वाले समय में बनाऊंगा, क्योंकि इन सब में सर थोड़ा समय लगता है। और एक बार जिस टॉपिक को मैं लेता हूं तो लगभग उससे रिलेटेड सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम व्याख्या करने की मैं कोशिश करता हूं कि उसका कोई भी पहलू रह ना जाए। क्योंकि अक्सर मैं आपको क्या बताऊं, मतलब जब खात्मा खारिजी लगाई जाती है तो व्यक्ति परेशान और बेहाल घूमता है, जिसके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है और गलत तरीके से खात्मा खारिजी लगा दी गई है, उसको प्रोसेस नहीं मालूम होती है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि एक आम व्यक्ति, चाहे आप विधि के विद्यार्थी हैं, चाहे आपने नई वकालत शुरू की है, तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को यदि प्रोसेस मालूम होती है तो उसके अंदर बिल्कुल भी घबराहट और परेशानी महसूस नहीं होती है। वो आसानी से कार्रवाइयों को अंजाम देता है और सफलता की ओर बढ़ता चला जाता है। और कानून की दुनिया में सर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अक्सर ऐसा होता है कि कई बार तो एफआईआर लिखी ही नहीं जाती है। आप थाने पर गए या लिख ली गई और उस पर आगे कार्रवाई नहीं की जा रही, खात्मा खारिजी लगा दी गई, जबकि कॉन्जेबल ऑफेंस हुआ है, गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है। तब ऐसी स्थिति में कानूनी उपचार 175 की उपधारा 3 बीएनएसएस 2023 है, जो पहले 156(3) थी, इसके तहत आप जज साहब को निवेदन कर सकते हैं, आवेदन लगाकर सारे आपके डॉक्यूमेंट्स, सबूत, गवाह सब पेश करके कि इसमें थाना प्रभारी महोदय को आदेशित किया जाए कि एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करें। इसके ऊपर तकरीबन 50 वीडियो सर मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। 50 से ऊपर डिजिटल ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी हैं, जिनके लिंक उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मेरे कई व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं कि वकील साहब ये डिजिटल ई बुक कहाँ मिलेगी? तो सर ये डिजिटल ई बुक आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पर मिल जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके उसको खरीद भी सकते हैं। जैसे कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो की भी लिंक इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उस लिंक पे आप क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। 299 रुपये मात्र इसकी कीमत रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां जाकर खरीद भी सकते हैं। आइए सर मैं आपको डिजिटल ई बुक से परिचित भी करा देता हूँ। लेट्स गो। अब आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये डिजिटल ई बुक है। एफआईआर में खात्मा और बहु अभियुक्त केस में एक आरोपी का नाम हटाना, दोनों में क्या अंतर है? डिफरेंस सेक्शन 193 बीएनएसएस और 173 सीआरपीसी।
ये जो 193 के बारे में तो आपको बता दिया, मैं आपको 173 के बारे में और जानकारी दे दूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से संबंधित धारा है। पहले ये 154(3) थी। एफआईआर पहले 154 में दर्ज की जाती थी, अब उसको बदलकर 173 कर दिया गया है, आपको मैं बता दूं। और इसकी 173 के उपधारा 4 में विशेष प्रावधान दिए गए हैं सर। यदि आपने थाने पर आवेदन दिया, कॉन्जेबल ऑफेंस में थाना प्रभारी महोदय के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब आपको रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक महोदय का आवेदन देना जरूरी है, वरना आप 175(3) बीएनएसएस 2023 का आवेदन कोर्ट में पेश नहीं कर पाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, 175(3) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शपथ पत्र साथ में लगाना होगा और शपथ पत्र में लिखना होगा कि हमने थाने पर भी आवेदन दिया था, एसपी साहब को भी आवेदन दिया था, ये हमारी रजिस्टर्ड डाक की रसीद रही, ये हमारी प्राप्ति अभी स्वीकृति की रसीद रही, उसके बाद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई, इसलिए हम माननीय न्यायालय के समक्ष आए। ये प्रोसेस सर आपको करना होगी। और 175(3) के साथ एफिडेविट भी लगाया जाएगा। 175(3) के साथ जो एफिडेविट लगाया जाएगा उसकी ड्राफ्ट क्या होगी, इस पे स्पेशल वीडियो में बना चुका हूँ। स्पेशल डिजिटल ई बुक भी मेरे द्वारा बनाई जा चुकी है, जो उसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगी। दूसरा, एसपी साहब को आवेदन किस प्रकार से दिया जाएगा, पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन किस प्रकार से दिया जाएगा। 175(3) बीएनएसएस 2023 की कार्रवाई से पहले उस आवेदन की ड्राफ्ट और उस पर स्पेशल वीडियो सर मैं बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न इसी से रिलेटेड आवेदन मेरे द्वारा बनाए जा चुके हैं। और जैसा भी मामला आ जाता है कि एफआईआर में निर्दोष का नाम लिखा गया है, तो उसका नाम कैसे हटाया जाएगा, तो पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन की ड्राफ्ट किस प्रकार से तैयार करके दी जाएगी अलबी साक्ष्य के साथ। अलबी एक लैटिन भाषा का शब्द है कि आरोपी घटना स्थल पर उस समय मौजूद नहीं था, किसी दूसरे शहर में दूसरे स्थान पर था। वो सारे रिकॉर्ड के साथ आप एसपी साहब को आवेदन किस प्रकार से देंगे, उसकी आवेदन की ड्राफ्ट के साथ मैं वीडियो सर चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। एक बार आरोपी का नाम एफआईआर में दर्ज करने के बाद क्या पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के उसे हटा सकती है? जी हाँ सर, हटा सकती है। इस पे भी स्पेशल वीडियो में बना चुका हूँ। झूठी एफआईआर से निर्दोष का नाम कैसे हटवाएं, एसपी आवेदन ड्राफ्ट व अलबी का नियम सीखें, इस पे भी सर स्पेशल वीडियो में बना चुका हूँ। एसपी के बाद भी झूठी एफआईआर से नाम ना हटे तो क्या करें, 4 कानूनी रास्ते, इस पे भी सर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। और साथ ही बीएनएसएस में एफआईआर रद्द करने के लिए धारा क्या है, जानिए नियम, सेक्शन 528, इस पे भी सर मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसमें 5 सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट स्पेशली मैंने दिए हैं। हरियाणा राज्य विरुद्ध चौधरी भजन लाल 1990, आंध्र प्रदेश राज्य विरुद्ध गोलकुंडा लिंगा 2004, बी एस जोशी विरुद्ध हरियाणा राज्य 2003, नीलू चोपड़ा विरुद्ध भारती 2009, अरनेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य 2014। और इसमें मेरे द्वारा रिट पिटीशन की एक आइडियल ड्राफ्ट भी सर दी गई है आप लोगों को समझाने के लिए, इस उसमें कि हाई कोर्ट में यदि आप एफआईआर रद्द करवाने जाते हैं तो उसमें किस प्रकार से ड्राफ्ट होगी, क्या शपथ पत्र लगेगा, कैसे स्टे की एप्लीकेशन लगेगी, वो सभी जानकारी इस वीडियो में दी है। इसकी डिजिटल ई बुक की लिंक भी इसी वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है, उसमें पूरी डिटेल जानकारियां मेरे द्वारा दी गई हैं। आज का वीडियो तो सर बड़ा सिंपल और शॉर्ट है, जो आप देख रहे हैं ये मैंने जजमेंट पढ़ दिया है। एक मोटिवेशनल लाइन लिखी है सर मैंने, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कानून की दुनिया में कि थाने पर चक्कर लगा लगा कर व्यक्ति परेशान हो जाता है, अदालत में चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाता है, उसके मन में निराशा और हताशा जन्म ले लेती है। तो इसलिए मैं अक्सर कानून की दुनिया में एक मोटिवेशनल लाइन अक्सर मेरे वीडियो में कहता हूं कि जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हो और अन्याय का अंधेरा हो घना, तब एक बात याद रखना, कानून की मशाल अभी भी जली है, यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत आपकी गली में खड़ी है। जी हाँ सर, ये आपके मोटिवेशन के लिए कही है कि इन परिस्थितियों में आपको घबराना नहीं है। यदि आप झूठे हैं और आपको गलत तरीके से फंसा दिया गया है तो आप इन कानूनी कार्रवाइयों का लाभ उठाएं। मैंने स्पेशल एफआईआर पर काफी वीडियो अपलोड किए हैं सर, 173, 173(4), 173(5), 176, 358, विशेष तौर से काफी वीडियो, 348, 311 गवाह को बुलाना, और लगातार मैं इससे रिलेटेड वीडियो वही वीडियो अपलोड में कर रहा हूँ सर, जिनका उपयोग व्यक्ति को अक्सर होता रहता है। एक आम व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, उसका नाम लिखा दिया गया एफआईआर में, सर क्या करेगा वो व्यक्ति, झूठा नाम लिखा दिया गया। परिवार में एक सदस्य से विवाद है, पूरे परिवार के लोगों का नाम एफआईआर में लिखा दिया गया। तो ये सब क्या है कि सर एफआईआर में नाम लिख देना एक अलग बात है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जांच में पाया जाना एक अलग बात है, लेकिन कई मर्तबा इस प्रोसेस का लाभ शातिर बदमाश और गुंडे लोग भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वो भी बच निकलते हैं एफआईआर में से। लेकिन न्यायालय वहां पर एक सजग प्रहरी के तौर पर खड़ा रहता है, और जब न्यायालय के सामने वो मामला पेश किया जाता है
तो अक्सर देखा गया है कि इस प्रकार की जो खात्मा खारिजी रिपोर्ट तैयार की जाती है वो न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दी जाती है। तो ये जो प्रोसेस है निर्दोष के खिलाफ जो है कि यदि एफआईआर में नाम है तो हाई कोर्ट में याचिका लगा के उसको क्वेश करवाया जा सकता है। स्पेशल वीडियो सर मैंने बना दिया है। मैं आपको डिजिटल ई बुक से सर परिचित करा देता हूँ। डिस्क्लेमर है सर इसमें। डिस्क्लेमर मतलब ये एक डिजिटल ई बुक है सर, ये नोट्स है, आप इसको किसी कोर्ट कचहरी में पेश नहीं कर सकते। ये किसी को व्यक्तिगत सलाह भी नहीं है, लेकिन एक मैंने अपने अनुभव के आधार पर एक निश्चित टॉपिक सामने रखकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश की है। और इसी मकसद से वीडियो और डिजिटल ई बुक भी मेरे द्वारा बनाई जाती है कि एक मुद्दे को मैं रखता हूँ और उसका सॉल्यूशन निकालता हूँ, कानूनी हल। कोशिश है, प्रयास है, अंतिम फैसला जज साहब के द्वारा किया जाएगा। यदि आप उससे असंतुष्ट हैं तो आप अपीलेट कोर्ट में अपील कर दें आप। ये डिस्क्लेमर है सर इसमें। इसके बाद आएगी सर इसमें अध्याय। अध्याय में क्या क्या है सर इसमें, एक अध्याय से बता देता हूँ। पुलिस के खिलाफ कोर्ट से एफआईआर का आदेश कैसे लें, बीएनएसएस 2023 की धारा 175 की उपधारा 3 की अर्जी ड्राफ्टिंग सीखें। तो ये इस प्रकार से मैंने अध्याय इसमें बनाए हैं और उसी की डिटेल जानकारी इसमें मेरे द्वारा दी गई है। और ये जो अध्याय मैं आपको बता रहा हूँ, इस अध्याय के इसी टाइटल से मेरे चैनल पर आपको स्पेशल वीडियो भी मिल जाएगा और उसी वीडियो के नीचे ये अध्याय स्पेशली तौर पे मिल जाएगा और उसकी डिजिटल ई बुक भी मिल जाएगी। लेकिन मैं बाद वाली में भी पिछले को शामिल कर लेता हूँ ताकि नए व्यूवर्स को भी वो पुरानी डिजिटल ई बुक का भी सारांश इसमें मिल जाए। लेकिन आपको स्पेशली अगर समस्या का सॉल्यूशन आपको देखना करना है तो आप वही वीडियो के नीचे से वही डिजिटल ई बुक आप खरीदेंगे तो आपको स्पेशली उस मुद्दे से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी और साथ में बहुत कुछ मिल जाएगा। और ये इसमें मैं बाद वाली में भी उसका सारांश को सर ऐड कर देता हूँ। जैसे कि इसमें तकरीबन 32-33 के करीब अध्याय हो चुके हैं, आप देख रहे हैं ये। इसमें लगभग लगभग 37 अध्याय सर इसमें हो चुके हैं। जो कि मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था, बीएनएसएस में एफआईआर रद्द करने के लिए धारा क्या है, क्वेश नियम सेक्शन 528 बीएनएसएस एंड भजन लाल केस, इसको भी इसमें मैंने शामिल कर लिया। पिछली डिजिटल ई बुक अलग है, इसका मैटर पिछली में शामिल नहीं मिलेगा, लेकिन पिछली का इसमें शामिल आपको जरूर मिल सकता है। ये मैं आपको बता दूंगा। रीजन क्या है कि ये सब जब इनका कलेक्शन सर जब में हो जाएगा तो फिर इसकी एक प्रिंटेड बुक आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध कराऊंगा, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन करने के बाद। इसलिए उसको मेरे द्वारा एक प्रिंटेड बुक देने के लिए इन सभी कानूनों का संग्रह एक जगह करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक बुक के अंदर आपको तकरीबन 50-60 डिजिटल ई बुक का मैटर प्राप्त हो जाएगा प्रिंटेड रूप में। हालांकि उसकी कीमत तकरीबन 3,000 रुपये के समथिंग उसकी आपको आएगी। और वो जो बुक है वो बुक आपको जहां आप ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर देने के बाद ही छपकर आपके घर आएगी वो। और वो सारी अथॉरिटी उन्हीं के पास रहेगी, आपको उन्हीं को ऑर्डर देना है, वो जो संस्था है वही छाप कर आपके पास भेजेंगे। मेरा काम है सिर्फ इसको तैयार करना और उसको कानूनी रूप से चेक करना और मुकम्मलता रूप देना। छापने का काम आगे का उन्हीं का रहेगा, डिलीवरी का भी काम उन्हीं का रहेगा। ये प्रिंटिंग चार्ज भी सर इसमें आ जाता है, जीएसटी और अदर टैक्स और तमाम मामले मिलाकर वो बुक की कीमत सर इतनी हो जाती है। तो अभी मैंने मोटरयान अधिनियम की 2 बुक तैयार की हैं। हालांकि मेरी खुद की वेबसाइट पर अभी कुछ काम चल रहा है, जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा तो अति शीघ्र ये बुक को मैं उस पर अपलोड करना चालू कर दूंगा और आपको बता भी दूंगा मैं। अभी इसमें आप देख रहे हैं सर, इसमें ये सभी चीजें अध्याय वगैरह शामिल हैं इसमें जो मैंने आपको बताए थे। ये सारा मैटर सर इसमें लिखा हुआ है। तकरीबन वही इसमें 200 से ऊपर सर इसमें प्रश्न हैं, समथिंग समथिंग 200 से ऊपर प्रश्न हैं। और इसकी भी लिंक सर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से सर जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि हर केस की परिस्थिति और जो है कि उसमें लगने वाले कानून क्या होंगे ये अलग अलग होते हैं। आपके वकील साहब बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे द्वारा वीडियो इतनी सरल और आसान भाषा में बनाने की कोशिश की जाती है कि एक आम व्यक्ति भी इसको समझ सके, क्योंकि ये कुछ ऐसे सवालात होते हैं कि हर आम आदमी के मन में सर उठते हैं, वो फिर उनका हल ढूंढता है, उसको हल नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं ताकि वो उसको एक प्राइमरी रास्ता तो मिल ही जाता है कम से कम, कि हमें इसमें आगे क्या कानूनी कार्रवाई करना है, हमें किस प्रकार से आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आज के वीडियो में सर एक बड़े ही छोटे से टॉपिक पे मैंने आपको कानूनी जानकारी प्रदान की है कि एफआईआर की खात्मा खारिजी या एफआईआर में से नाम कम करना, इन दोनों में क्या अंतर है। इस पे मैंने सर आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। एक छोटा सा मैटर था मगर समझना बेहद जरूरी है। दोनों की प्रोसेस भी मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।